पॉल साइंस और एमए के छात्र छात्राएं हैं, इकोनॉमिक्स के भी छात्र छात्राएं हैं। सबसे पहले हमारे बीए वन की आन बान शान, आपका क्या नाम है सर, फिर से बताइए। डाबेराम। हाँ जोर से बोलो। डाबेराम जी है ना, बी फर्स्ट। और फ्रॉम मणिकर्ण। अच्छा बेटा, आपका नाम? मेरा नाम महिमा ठाकुर है और मैं बीए थर्ड ईयर का गुड। एग्जाम दे चुकी हूँ। अब तो बहुत लोग जानते हैं आपको। आप बोलो बेटा, आपका नाम? मेरा नाम रमना देवी है और मैं कहाँ से, काइस से आते हो? Yes, sir. अच्छा, और किस सब्जेक्ट के हो आप? एमए इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, गुड। और आपका नाम बेटे? नीता ठाकुर सर। और आप कहाँ से आते हो? सोहेल से। मतलब इनके पास से आते हैं, ठीक है। चलो, तो कल रिजल्ट आया है, हम इसके ऊपर एक एज ए छात्र डिस्कस करेंगे आपके साथ। पहला प्रश्न है मेरा, क्या किसी को स्पष्ट बहुमत मिला है इस बार या नहीं मिला है? आप बोलो, आप तो बड़े यंग है बीए वन के, क्या लगता है आपको मिले 272 सीटें किसी पार्टी को कि नहीं मिली इस बार? नहीं सर, 232 नहीं मिली ना। ये कौन सी लोकसभा है मेरे भाई? सर 18 लोकसभा। 17वीं की? 18वीं। ओके, तो 18वीं लोकसभा में किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिली सर। नहीं मिला है। अच्छा, तो अगर मान लो किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, तो आपको कुछ पढ़ा है आपने कि राष्ट्रपति किसको बुलाएगा सरकार बनाने के लिए? कुछ नॉलेज है आपको? चलते चुनाव है, कुछ आइडिया आपको इस बारे में? सर जिसको मेजोरिटी मिली होगी। मेजोरिटी तो किसी को भी नहीं मिली। सर जी 272 तक किसी को भी नहीं मिले कि मिले? नहीं सर, मिले शायद, है ना। चलो अब नॉलेज बढ़ेगा ना हमारा। आप बताओ, चलो आप इकोनॉमिक्स के, पहले आपको मौका देते, बोलो बेटे। सर शायद योगी आदित्यनाथ। वो तो बेटा मुख्यमंत्री नहीं है यूपी के। मतलब अगर उनके लगते हैं उनको कि वो बन सकते हैं अच्छे। अच्छा, उसके लिए तो उनको एमपी नहीं बनना पड़ेगा है, वो तो एमएलए है। चलो कोई बात नहीं, ये भी हमारे विषय के पड़ोसी है। अच्छा, आप बोलो, आपको क्या लगता है किसको बुलाएंगे सबसे पहले आप? मुझे जितना पता है तो बहुमत तो किसी भी पार्टी नहीं को मिला। नहीं मिला है, तो हाँ जी। वो बुला सकते हैं किसी भी दल को कि आपस में अगर आप गठबंधन करके आ रहे हो हाँ। तो सीटें पूरी मेजोरिटी अपनी सिद्ध कर दो। हाँ। तो अगर कोई भी दल खुद ही चले जाते हैं, वो जिनके पास होता है मत बहुमत की हमें सरकार हाँ, claim बना करते सकते हैं। हैं, तो फिर राष्ट्रपति कहेगा कि आप सिद्ध कीजिए। अगर इतने वो दिन में। सिद्ध कर देते इतने दिनों में तो उनकी सरकार बनी। तो इसको ही विश्वास प्रस्ताव हम सुना होगा आपने ना? अच्छा नीता, आप इनसे 100% सहमत है या कुछ डिसएग्री भी है? मैडम ने जो बात कही कि कोई भी गठबंधन जा सकता है अभी राष्ट्रपति के पास, या राष्ट्रपति किसी भी गठबंधन को बुला सकता है, या कुछ शर्तें हैं इसके बारे में? यस सर, राष्ट्रपति यस सर शर्तें उसमें होगी कि अगर हाँ बताओ। अगर सर उनको बहुमत गठबंधन अगर वो करते हैं किसी के साथ, तो अगर उनको बहुमत प्राप्त होगा तो वो मतलब जो सर प्रस्ताव है वो अगर सब जो है उससे मतलब सहमति से। अगर अच्छा। उसमें सर वो अगर वो करेंगे, अगर वो प्रस्ताव पारित करते हैं पारित और करते हैं 272 है ना, Yes, प्रूफ sir. करते हैं। अच्छा बस देखो majority तो सर बेटा, किसी आपको शायद याद नहीं होगा, तो आप शायद पैदा भी हुए होंगे कि नहीं, ये बात है नहीं पैदा हो गए थे आप। ये बात है 90 के बाद से एक ऐसा दौर आया ना, 89 के बाद से भारत में राजनीति में, वाजपेयी के आने तक। बल्कि नरसिम्हा राव भी माइनॉरिटी थे, पर उन्होंने कुछ जुगाड़ कर लिया था सीटों का बाहर से, और वाजपेयी ने भी बहुत बड़ा गठबंधन बनाया था। तो मैं अगर बोलूँ आपको, तो 89 से लेकर के 2014 तक के टाइम को आप गठबंधन का टाइम भी बोल सकते हैं। पता है आपको, 89 से लेकर के 2014 तक का जो समय है, सही मायनों में रियल गठबंधन का टाइम था, क्योंकि किसी भी पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत। पर 2014 के बाद ऐसा वक्त आया कि बीजेपी के पास दोनों बार ही अपने दमखम पे पार्टी थी। अब दोबारा से बीजेपी के पास शॉर्ट हो गई है ना। तो इस दौरान एक परंपरा विकसित हुई, और फिर एक कोर्ट में केस भी हुआ शायद, और आप स्टडी करना उस केस की गाइडलाइन है। अब केस की या राष्ट्रपति को गाइडलाइन है, राष्ट्रपति मर्जी नहीं कर सकता। राष्ट्रपति का जो सरकार बुलाने के लिए जो शक्ति राष्ट्रपति के पास है, उस पर शर्तें लग गई। शर्तें क्या है? एक तो या तो किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल जाए, जो इस बार नहीं। दूसरा, कोई ऐसा गठबंधन जो चुनाव से पहले हो। कैसा गठबंधन? जो चुनाव से पहले हो, उसको मेजॉरिटी मिलेगी तो सबसे पहले उसको बुलाएंगे। तो बताओ बोला, चुनाव से पहले कौन से दो गठबंधन थे इस बार? चुनाव से पहले कौन से दो गठबंधन बने? सर एनडी और इंडिया है ना, दो बड़े ना, इंडिया एंड एनडी, और दोनों चुनाव से पहले थे, क्योंकि पोस्टपोन होता है चुनाव के बाद। जैसे कि कांग्रेस ने 2004 में किया था, जब ये वाजपेयी जी की सीटें घट गई थी 2004 में, तो कांग्रेस चुनाव के बाद कांग्रेस ने वामपंथियों के साथ, उस जमाने वामपंथी की बड़ी सीटें होती थी पश्चिम बंगाल केरला में, एक एग्रीमेंट किया, उसका नाम था कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। 2004 में आप चेक करना, न्यूनतम समझौता।
तो उसके बाद चुनाव के बाद हुआ वो समझौता, वो पोस्ट पोल अलायंस है। सबसे पहले किसको बुलाएंगे? सिंगल पार्टी को जिसको मेजॉरिटी मिल गई। उसके बाद दूसरा नंबर आता है ऐसा गठबंधन जो चुनाव से पहले हुआ है, उसके पास क्या है? बहुमत। या फिर मेरे क्या तीसरे नंबर पे आती है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। इसमें मेरे को डाउट है, जैसे बीजेपी इस वक्त सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 234 जितने भी उसके, ठीक है। जैसे वाजपेयी को बुलाया था शंकर दयाल शर्मा ने, अगर याद होगा आपको, जब 13-14 दिन की सरकार चली थी उनकी, गिर गई थी ना, क्योंकि 197 सीटें थी उनके पास, बीजेपी के पास, पर बुलाया उनको था। पर बाद में गठबंधन में इंद्र कुमार गुजराल और एक और बंदा था देवी गौड़ा, जनता दल सरकार चली थी। ये पुरानी इतिहास है, थोड़ा याद करेंगे आप ना। और पार्टी लास्ट में बुलाते हैं पोस्ट पोल अलायंस को, जो चुनाव के बाद जो अलायंस होता है। ये मेरा नॉलेज है, मेरे को फिर भी 3 और 4 में थोड़ा डाउट है, उसको चेक करना, आप भी चेक करना, मैं भी चेक करूँगा। मतलब राष्ट्रपति की सरकार में निमंत्रण देने की शक्तियों पे लिमिट है दोस्तों, बच्चों, फ्री नहीं है ये, मतलब इसके ऊपर लिमिट है। मर्जी नहीं, राष्ट्रपति ये नहीं कर सकता कि पोस्ट पोल अलायंस को पहले बुला ले और जो चुनाव से पहले उसको बाद में बुलाए, नहीं, पहले मौका उसको देना पड़ेगा। इसके लिए कि कोर्ट में कई बार केस हुए, मतलब क्योंकि ये बताया जो 15-20 साल का जो पीरियड था ना, 20-25 साल का, इसमें थोड़ा ये असमंजस का पीरियड था, तब ये परंपराएं विकसित हुई है, ठीक है। अच्छा, अब अगला प्रश्न है मेरा आपसे, वर्तमान चुनावों में बीजेपी एक तरह से काफ़ी डोमिनेंट पार्टी रही है, चाहे वो 100% ना आई, पर सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी है वो। मतलब इंडिया गठबंधन के सारे मिला के भी बीजेपी उनसे ज़्यादा है, मतलब टोटल उसका ज़्यादा है। तो बीजेपी का जो रथ था, जो कि 200-400 पार की बात हो रही थी, या 200, मतलब यहाँ 272 नहीं हुए, है ना जी, इसको रोकने में मेन भूमिका किसने निभाई आप लोगों के अनुसार? आप बताइए, क्षेत्रीय दल या कांग्रेस, क्या मानेगा, या दोनों ने? कैसे, क्या मानते हैं आप? जो ये रथ बीजेपी का जो बिल्कुल मुहाने पे आके रुक गया, इसको रोकने में मेन भूमिका किसकी लगती है आप? सर क्षेत्रीय दल की भी ज़्यादा लगती है, क्या कारण है बताओ? कहीं आप यूपी की बात तो नहीं कर रहे? यूपी में सीटें कम आई। यस सर, वहाँ पे भी सर। और जैसे कि हम अगर देखें तो उत्तराखंड में भी सर जो 5 सीटें थी वो सारी बीजेपी जीत गई हो, तो जीत गई। यस सर। दिल्ली में बीजेपी ने बीजेपी को रोकने में कहाँ कहाँ हार मिली बीजेपी को? किस किस क्षेत्रीय दल ने हार दी बीजेपी को? है कुछ आइडिया आपको? अखिलेश जी की पार्टी का नाम पता है? समाजवादी पार्टी है ना, उन्होंने बीजेपी को रोक दिया, सबसे बड़ी पार्टी बन गई। और एक ममता जी बनर्जी को जानते हैं आप सर? टीएमसी। हाँ, टीएमसी। किस स्टेट में ममता बनर्जी? वेस्ट बंगाल। है ना, सर्वे बता रहे थे कि बीजेपी 20 से ऊपर जाएगी, वहाँ बीजेपी को उसने फिर से 11-12 पे ही श्रिंक कर दिया ना। तो अगर आप इस वक्त की बेटा इसके आंकड़े देखोगे ना, सबसे बड़ी पार्टी अगर बीजेपी है, नंबर 2 कांग्रेस है, 3, 4, 5 सारे क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं, है ना। समाजवादी क्षेत्रीय पार्टी है, वो एक यूपी की पार्टी है, नहीं, और एक पार्टी और कौन, ममता जी आ गई। और दक्षिण भारत में तमिलनाडु में कौन सी पार्टी छा गई? डीएमके छाई कि एआईडीएमके की डीएमके के ज़्यादा सीटें आई? सोचो बोला इस बार डीएमके की आई बेटा, डीएमके, हाँ, डीएमके की बहुत सीटें आ गई, है ना। तो मतलब क्षेत्रीय पार्टियां बड़ी मजबूत भी हुई है। हालांकि ये भी नहीं है कि बीजेपी खत्म है ना, उसके पास भी अलायंस है। तो ये एक ऐसा यूनिक चुनाव है कि इसको हम क्या बोल रहे हैं, मतलब उम्मीद नहीं। हाँ, मतलब ना जबरदस्त कि सर्वे ये होता है सब कि एग्जिट पोल पे भी ये बता रहे थे कि 400 प्लस 400, 350 से 400 के बीच, बिल्कुल। और जब रिजल्ट देखा तो क्या इससे भारत के लोकतंत्र के प्रति विश्वास बढ़ेगा कि घटेगा जो रिजल्ट आया? मुझे लगता है बढ़ेगा, है ना, क्योंकि वरना एक ही दल की तानाशाही वो भी अच्छी हाँ। नहीं होती। सारा 2/3 बहुमत नहीं मिलना चाहिए, तो वो संविधान में अपने हिसाब से संशोधन कर नहीं सकते कर हैं। सकता। विपक्ष लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष मुझे लगता है बहुत जरूरी है ना। और जैसा आपने इनसे पूछा था कि हाँ। मतलब कौन सी भूमिकाएं रही जिन्होंने बीजेपी बीजेपी के रथ को रोका, दिया। तो मुझे लगता है क्षेत्रीय दल ही रहे सबसे ज़्यादा ज्यादा महत्वपूर्ण, जिन्होंने बीजेपी ने उनकी ताकत को पता नहीं अंडर एस्टिमेट किया क्या हो सकता है, क्योंकि उन क्षेत्र लोगों ने वोट दिया थोड़ा क्षेत्रीय हिसाब को देख के। हाँ, इस कुछ कारण मुझे लगता है 350 बिल्कुल। नहीं ये जो जिन स्टेटों ने बीजेपी के रथ को रोका उनमें से यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल और डीएमके। चलो तमिलनाडु में बीजेपी का ऐसे भी होल्ड कम था, परंतु महाराष्ट्र में थोड़ा कम मिला उनको, और यूपी में भी डेफिनेटली थोड़े से वो हताश होंगे, है ना जी। और कई राज्यों में बीजेपी ने फिर से स्वीप कर दिया, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे आपका ये और कौन सा स्टेट है, गुजरात हो, काफ़ी ज़्यादा सीटें ली। और बल्कि उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहाँ बीजेपी ने इस बार पूरा ही स्वीप कर दिया और अपनी गवर्नमेंट बना दी, है ना। दक्षिण भारत में बीजेपी का इस बार बढ़ गया। केरला में पहली बार एक एमपी आया उनका, आज तक कभी नहीं आया था केरला। इवन तमिलनाडु में वोटर परसेंटेज तो बढ़ गई, सीट नहीं मिली, 10-15% लोग उनके फॉलोअर हो गए। मतलब बीजेपी की पॉजिटिव है कि साउथ इंडिया में उनकी अब
थोड़ा सा और ज़्यादा गड़बड़ा है। नेगेटिव ये कि यूपी में उनका मतलब है ना जी वो हुआ है। अच्छा, कांग्रेस के लिए क्या प्लस रहा इस चुनाव में, क्या मानते हैं आप बोलो बेटा कुछ। कांग्रेस आपको या कितनी वोट सीटें आई कांग्रेस की है आपको आइडिया इस बार? 93 की 97? 99। देखिए कितनी पिछली बार से कितनी बड़ी? पिछली बार तो 40-50 थी, कमी थी, तो बहुमत भी थी। डबल हो गई ना। तो आप कैसे देखते हैं, क्या कांग्रेस जो सीटें जो बढ़ी इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? क्या लगता है कौन बेटर होगा, क्यों लोगों ने कांग्रेस को पसंद किया इस बार? सर श्रेय सर अभी राहुल गांधी है ना, और उनकी बहन रथ यात्रा की और हाँ। उनकी बहन भारत जोड़ो यात्रा की है ना। और कुछ लोगों ने भी खुद अपना कुछ अंडरस्टैंडिंग की। हाँ, और दूसरा शायद गठबंधन का फायदा हुआ क्योंकि दूसरी पार्टी ने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, कांग्रेस को समर्थन किया, इसका भी तो एडवांटेज मिला ना सीधा। मतलब जो शिवसेना ने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया उनको सपोर्ट किया, शरद पवार ने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया उनको सपोर्ट किया, उससे भी कांग्रेस के वोट बढ़े नहीं, तो ये भी एडवांटेज मिला। और बोलो शाबाश। पूछा क्या था सर आपने? मेरा क्वेश्चन था कि कांग्रेस पार्टी इस बार जो थोड़ी सी उसकी परफॉर्मेंस डबल हुई है, इसका श्रेय किसको जाएगा? बीजेपी को जाएगा, उसकी कमियों को जाएगा, या कांग्रेस के हार्डवर्क को जाएगा? कांग्रेस का हार्डवर्क को भी जाएगा, बीजेपी की कमियों को भी कमियों को जाएगा, बहुत क्योंकि भी। जब 10 साल से आप सत्ता में रह रहे हो, हाँ। लोगों को दिख रहा है कि आप काम नहीं कर रहे हो, तो हाँ। वो एक को मौका देंगे, तो उन्होंने दिया भी, मतलब कांग्रेस को चुन रहे। इसलिए बहुत जो बड़ी है, बात बोली ये भी आपने। लगता इसको है बोलते हैं हमारे चुनाव के स्टडी में एंटी इनकम्बेंसी। क्या बोलते हैं इसको? एंटी इनकम्बेंसी। जो भी राज करता है उसके खिलाफ धीरे धीरे लोग क्या होने लग जाते वो हो हैं, जाते हैं, क्योंकि रुष्ट। लंबे टाइम हाँ। जैसा होता है, जितना ज्यादा आप जितने ज्यादा टाइम तक आप करोगे उतने आपके विरोधी भी खड़े होते हैं, बढ़ते जाएंगे ना। Yes, sir. पर अगर इस हिसाब से देखें ना, इसी चश्मे से देखें, जैसे आपने आधा गिलास खाली देखा ना, इसको आधा भरी भी देख सकते हैं आप कि देखो 10 साल तक राज करने के बाद भी बीजेपी फिर बच गई। मतलब Yes, उसके sir. मतलब चाहे गठबंधन से ही सरकार उसकी आएगी, आ रही है, पीएम ने कहा भी कि 1962 के बाद पहली बार जो हुआ। तीसरी बार बनी। बाहर आई है ना। और स्पेशली आज के दौर में आना और मुश्किल है क्योंकि जनता ज़्यादा अवेयर हो गई है, Yes, sir. जनता ज़्यादा सतर्क हो गई है। नेहरू जी के पीरियड में फिर भी जनता में विश्वास था कि चलो Yes. हमें आज़ादी मिली है। आज तो जनता एकदम से अपना हिसाब चाहती है। मतलब अब एक रिपीट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि लोग रुष्ट हो जाते हैं। Yes. मतलब अगर परफॉर्मेंस अच्छी ना हो तो लोग रुष्ट हो जाते हैं। अच्छा, और कोई मैं प्रश्न पूछूं आपसे, क्या बीजेपी के कमज़ोर होने से इस चुनाव में फेडरल सिस्टम मजबूत होगा या वीक होगा? क्या लगता है आपको? संघात्मक ढांचा मजबूत होगा बेटा कि कमज़ोर होगा? बीजेपी क्योंकि पहले अपनी मर्जी कर लेती थी, अब उसको नीतीश कुमार की जरूरत है, अब उसको एक तेलुगु देशम पार्टी की जरूरत है, अब उसको कोई और दोस्तों की जरूरत है, तो क्या वो मजबूत हो जाएगी या उसको समझौता करके चलना पड़ेगा थोड़ा? यस सर, समझौता करना पड़ेगा थोड़ा सर। समझौता, है ना? क्योंकि वो भले किंग से- मेकर बन के उभर रहे हैं। हाँ हाँ बोलो। भले सर बीजेपी को मतलब ज़्यादा सीटें मिली मिली, है। फिर भी सर गठबंधन में उनको ज़्यादा सीटें हैं। जैसे हाँ खुद तो सर बीजेपी अपने दम तक मतलब अपने दम पर उतनी नहीं उसको मिली है। हाँ, मतलब मेरा प्रश्न ये तो है उनको क्या अगर हाँ बोलो तो बोलो। सर उनको मतलब बाकी जो उनके गठबंधन है उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सही। अच्छा, मेरा प्रश्न है आपसे, क्या अगर बीजेपी की इतनी सीटें आई होती 2019 में, क्या वो राम मंदिर पे इतना खुल के काम करता बीजेपी, या कश्मीर की 317 राम को मंदिर पर भी नहीं उतना नहीं कर कश्मीर पाता पर ना? नहीं था। क्योंकि जो जेडीयू है वो सेकुलरिज्म का भी उसका फंडा है ना, सोच है उनकी। टीडीपी वाला भी थोड़ा ऐसा है। तो अब बीजेपी कई मायनों में अपने जो कोर पॉलिसी नहीं बना पाएगी। जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है, दिखते आएगी अब बीजेपी को, है ना। हाँ चलो, आम नीतियाँ तो पास हो जाएगी, पर जो नेगेटिव इम्पैक्ट है। हाँ मतलब बीजेपी के लिए है ये, मतलब उसकी जो हार्डकोर नीतियाँ नहीं फॉलो हो पाएगी क्योंकि गठबंधन अपना विरोध करेगा नहीं, तो एक लिमिटेशन भी इसमें आई है ना। मुझे लगता है कि संघात्मक ढांचा जो पता नहीं, लेकिन जो वो गठबंधन है ऐसे भी ज़्यादा सही नहीं होती, क्योंकि एक पार्टी को तो चाहिए था पूर्ण बहुमत ताकि वो अपने हिसाब से निर्णय ले सके। अब उनको हर छोटी छोटी चीज़ पे थोड़ा अस्थिर सरकारें मुझे लगता है हो जाती है ना। पर एक प्लस ये है कि इसमें दो ही बटाने हैं ना, ज़्यादा नहीं बटाने के लिए, वो तो है, एडवांटेज है। लेकिन जैसे हिमाचल में हुआ, कभी भी राजनीति का फिर ये खेल थोड़ा हाँ। रहता है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं। उन्होंने आपको कांटेक्ट कर लिया, आप किसी चीज पे असंतुष्ट चल रहे हो उनसे, वो हाँ। आपको दूसरी पार्टी ने कांटेक्ट किया, ये तो तो- 2.5 साल में सरकार ये गिर पीरियड गई। तो इससे फिर ये देश तो पे हमने पूरा- देखा है पीरियड ना, ये देश पे जैसे पूरा प्रभाव क्या बोला उसका नाम था, देवी गौड़ा 2.5 साल, राणा वाजपेयी 13 महीने, ऐसा नहीं 13 होना साल। चाहिए। हाँ वो तो नहीं होना चाहिए सर ऐसा नहीं होगा इस बार। हाँ, चल पड़ेगी ये, रिजल्ट ही है सर। क्योंकि इतना ज़्यादा गैप नहीं है ना। सही बात। और अगर मान लो ये बीजेपी गवर्नमेंट फेल भी हो जाती है और मान लो फिर इंडिया बनाती है सरकार, तो कम से कम ऑपोजिशन भी स्ट्रांग होगी नहीं। Yes, आप opposition- नहीं, मान लो अगर उल्टा भी हो जाता है तो इंडिया की सरकार बनती है, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर या कोई भी बनता है, तो अपोजिशन भी अच्छी रहेगी नहीं, मतलब स्ट्रांग होगी।
अच्छा, एक ईवीएम पे प्रश्न उठता है कि ईवीएम गड़बड़ करती है। आप लोगों ने वोटर दिया, आपने दूसरी बार दिया, आपने कितनी बार वोट दिया? दूसरी बार आपने भी दिया। दूसरी बार। आपने कितनी बार दिया? नहीं दिया। अच्छा, तो आप लोगों ने वो वीवीपैट देखा, जब उंगली दबाई तो Yes, sir. जो उसमें जो साइन गिरा या फूल sir. गया या हाथ गया या जो भी गया, कुकर गया, तो वहीं गया कि नहीं गया? देखा? वहीं गया। पक्का? यस सर, क्योंकि वो कट गए, नीचे गया ना, तो हाँ। टी की आवाज आती है। और देखा आपने वो देखा, चित्र? 7 सेकंड तक दिखा। हाँ, तो उसको देखा। बोलते हैं हम वीवीपैट। क्या होती फुल फॉर्म आपने बताई थी मुझे? वोटर हाँ वीवीपैट, हाँ, वोटर, वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। हाँ वोटर वेरीफाइड Right, पेपर paper और audit ट्रायल। trial। जब आप दें, आप भी जरूर देखें, है ना? जब वोट दबता है तो कैसा होता है मशीन में, थोड़ा बताओ हमें। एक साइड वहाँ पे उनके और क्या चिन्ह होते हैं ना, हाँ। एक साइड में उनके नाम लिखे होते हैं, हाँ। तो मतलब से पता लग जाता है कि कहाँ सर से। पहले वो जो वो इंडिकेट करते हैं सर पहले हाँ। कि वोट देने के लिए, जब तक वो नहीं उसको दबाएंगे तब तक हाँ। नहीं। कमांड दबती है बाहर से ना, उनके पास एक छोटी सी वो होती है, CU होते हैं, कंट्रोल यूनिट। वो दबेगी तभी मशीन चलेगी, तो ऐसे आप दबाते रहो वोट नहीं होगा। और वो एक बार में एक ही बार दबती है, और उसके दबते ही फिर वो गिरता है वीवीपैट कागज़ में। वो इसलिए होता है ताकि लोगों को कोई शक ना हो कि मैंने बटन दबाया इसको और मेरा वोट गया किसी और को, है ना? तो ये भी एक पॉजिटिव बात है कि एटलीस्ट अब कोई पार्टियाँ हलन डाल रही कि भाई, क्योंकि आज के दौर में फिर से उन पर्चियों से चुनाव कराना बड़ा भारी मुश्किल काम भी, टाइम है ना? तो कितनी जल्दी रिजल्ट आ गया हमारा, इतने बड़े देश का रिजल्ट 2 दिन में, 1-2 दिन में रिजल्ट आ गया। आने था तो रात दिन है ना, काउंटिंग करते रहे। नहीं, अच्छा जी, और कुछ इस चुनाव में कोई और विशेषता मैं पूछता हूँ आपसे। सर इस बार अपोजिशन भी मतलब स्ट्रांग है सर, तो इसलिए मतलब लोकतंत्र के लिए अच्छा रहेगा। मतलब मजबूत है लोकसभा, लोकतंत्र। यस सर, उन पर कंट्रोल रहेगा काफ़ी अपोजिशन। हाँ, ये बात भी सही बोली आपने। अच्छा, आप कुछ ऐड करना चाहें? आपको क्या लगा इस बार का चुनाव देख के? इसे पिछला चुनाव फॉलो किया था आपने 19 में, या छोटे थे बहुत? छोटा ही था उस कौन सी क्लास में थे आप? टाइम सर, नहीं आता उतना नॉलेज नहीं था। इस बार कैसा लगा जब आपने न्यूज़ पर पढ़ी चुनावों की? था। अच्छा लगा इस बार। अच्छा, वोटर परसेंटेज क्या है? मैं आपके साथ पढ़ रहा था, अखबार देखी मैंने। बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ा कि गिरा? पिछली बार से वोट परसेंटेज ओवरऑल गिर गया। मतलब समाज के, मैं सीटें नहीं बोल रहा हूँ, वोट परसेंटेज कि 100 में से कितने लोगों ने वोट दिया उसको, ये प्रश्न दिखने वाला है ना। और कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ा या गिरा, ये हमें मतलब इसको देखना पड़ेगा, है ना। और साथ में हमारे स्टेट में देखा होगा आपने, यहाँ विधानसभा के चुनाव भी हुए, और क्या रिजल्ट रहा विधानसभा चुनावों का यहाँ पर? किसके फेवर में गई है? वर्तमान सरकार के फेवर में गई या विपक्ष के फेवर में? कांग्रेस गवर्नमेंट के फेवर में, है ना। चाहे लाहौल स्पीति हो, और कौन सी सीटें थी? 5 की 6 सीटें थी, कितनी सीटें थी, है ना? हाँ, लाहौल तो जीती गई है ना। हाँ, तो डबल नहीं, 4 सीटें यहाँ एक बीजेपी पार्टी ले गई, और विधानसभा की सीटें जो है कांग्रेस पार्टी। इसका मतलब क्या है बेटा, बताओ इसका क्या मतलब है? क्यों नहीं लोगों ने वही बटन सेम दबाए? ये प्रश्न देखो, कितना अच्छा प्रश्न देखो ना। जब आप वोट देने गए, उन्होंने पता क्या होता है, जैसे लाहौल में 2 मशीनें साथ में लगी। एक मशीन में मोदी वाले फोटो थे, बीजेपी वाले फोटो थे, कांग्रेस वाले फोटो थे। एक मशीन में रामलाल मार्कंडे और वो वाले फोटो थे, मतलब इकट्ठे लगती दोनों मशीनें। 2 वोट देने पड़ते हैं आपको इस तरह से। लाहौल 2 वोट दिए, तो क्यों नहीं उन्होंने दोनों वोट सेम दबाए? मुझे लगता है इसलिए लोगों की क्षेत्रीय स्तर पे पसंद कांग्रेस है, राष्ट्रीय हाँ। स्तर पे वो चाहते हैं कि मतलब यहाँ ऐसा हुआ ही, मतलब ज़्यादा जगह है ना, ज़्यादा जगह ऐसा हुआ, सब जगह तो नहीं। कांग्रेस में तो खैर लाहौल में तो लीड ही थी कांग्रेस को सब जगह। मतलब फिर भी मतलब जब लोग नेशनल वोट देते हैं तो अलग सोचते हैं। विशेषकर हमीरपुर में देखो आप क्या हुआ, वहाँ से अनुराग जी जीत गए, और ये जो MLA था बीजेपी का वो हार गया, है ना। तो लोग कई एंगल से सोचते हैं, मतलब विधानसभा जरूरी नहीं जो विधानसभा में सोचते हैं वही आप कहाँ सोचते हैं लोकसभा में। विशेषकर जो कमिटेड नहीं है किसी पार्टी के प्रति, नहीं कोई पार्टी विशेष के प्रति कमिटेड है, तो वो उन्हीं को वोट देते हैं। हाँ, वो उन्हीं को वोट देते हैं। अच्छा, तो कुछ और अगर आप कुछ ऐड करना चाहें, आपको क्या लगता है इन चुनावों में? चलो हिमाचल में तो अब आपको उतना आइडिया नहीं होगा, पर अगर न्यूज़ वगैरह पढ़ेंगे आप, जातिगत फैक्टर ने भूमिका निभाई कि नहीं निभाई, क्या लगता है आपको? कई जगह, कई स्टेट्स में नहीं सुना, कहीं अखबार में आपने? है इनडायरेक्टली तो सर इफेक्ट किया ही होगा, लेकिन हाँ, हमें उतना नॉलेज होना हुआ है ना। विशेषकर यूपी के कॉन्टेक्स्ट में बताऊँ मैं आपको, तो यूपी में ऐसा हुआ, मायावती जी थोड़ी मतलब स्लो थी, तो इसकी वजह से उनका जो कोर वोटर है वो छूट गया। इस बार वो चला गया कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को, इससे वो और सशक्त हुए। हालांकि बीजेपी के वोट बढ़े, पर उनके वोट ज़्यादा ऐड ऑन हो गए, मतलब ऐसा हुआ इस बार। मतलब मायावती जी इस बार थी नहीं कंपटीशन में, तो जो उनके सपोर्टर थे उन्होंने बीजेपी के ऊपर मतलब कांग्रेस को समर्थन किया, या ये क्या नाम था इनका, समाजवादी पार्टी को समर्थन किया, तो वो और ज़्यादा शक्त हुए। ठीक है ना बेटा।
और कई जगह बीजेपी से भी राजपूत लोग भी नाराज थे, कुछ सीटें उनकी काटी उन्होंने, तो उन्होंने वोट नहीं दिया। हरियाणा में जाट जाति बहुत नाराज है बीजेपी से, मतलब अभी तक हाँ, बीजेपी को मतलब वो तो स्ट्रॉन्ग है। पर ये अपना देखो, इवन जो राजस्थान का जो ऊपर का हिस्सा है ना, जो ऊपर का बीकानेर वगैरह, वहाँ भी जाट है, वहाँ भी बीजेपी हारी। और जो हरियाणा में भी आधी आधी हो गई सीटें, और आपका पंजाब में बीजेपी हार गई, देखो कोई सीट नहीं मिली। पंजाब में भी जाट है, सिख जाट है वहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और जातियाँ भी हैं, मतलब पर हरियाणा में क्या सीन है बताता हूँ मैं आपको, जाट एंटी बीजेपी है मैक्सिमम, और बाकी जो जातियाँ हैं, सैनी है, कोई एससी जाति है, या कोई और जातियाँ हैं, ब्राह्मण जाति है, गुज्जर जाति है, वो बीजेपी के साथ है, क्योंकि जाट बहुत स्ट्रॉन्ग जाति रही है हरियाणा की, राजा रहे हैं वहाँ के, मैक्सिमम टाइम सीएम वो ही बनते थे। पर जब से बीजेपी आई वो सीएम ही नहीं बन रहे। खट्टर जो है पंजाबी था, और जो ये सैनी है तो नाम ही सैनी है, सैनी है, तो बीजेपी से नाराजगी है जाटों में बट भाई ना, तो देखो उसका नुकसान हुआ। वेस्टर्न यूपी में भी नुकसान हुआ, वेस्टर्न यूपी हुआ, ये मुजफ्फरनगर वगैरह जो इसकी बाउंड्री लगती है ना, इसके साथ हरियाणा के साथ यूपी की बाउंड्री, तो मतलब कई जातियाँ भी नाराज़ थी और उन्होंने उस तरह से वोट दिया, कांग्रेस के फेवर में गई, है ना। अच्छा, जो किसान आंदोलन का कितना असर पड़ा होगा इस चुनाव में, पड़ा कुछ असर? किसान आंदोलन का भी पड़ा होगा है ना, Yes. विशेषकर भी यूपी के कुछ इलाकों में, पंजाब में, और उसमें बीजेपी को क्या हुआ, हाँ मतलब नुकसान का सामना करना पड़ा, है ना। अच्छा, और कुछ ऐड करना हो आपने इस चुनाव के बारे में, कुछ आपका एनालिसिस, कुछ भी, मतलब कैसे देखते हैं आप इसको? सर इस बार मतलब कि जो पब्लिक है उन्होंने अच्छा मतलब अपना डिफरेंट निर्णय लिया। डिफरेंट किया। हाँ ठीक है। अच्छा, आप क्या बोलोगे लास्ट में, कैसे देखते हो आप इस चुनाव को? मैं ये आपके इस- पहले चुनाव हैं जो सीरियसली स्टडी किया आपने, या दूसरे? फर्स्ट ही होंगे, आपके भी छोटे हैं ना। कैसा लगा आपको? मतलब मुझे तो ये लगा कि बहुत अनसर्टिनिटी होती है कि, हाँ। कि पता ही नहीं लगा सकते हमने क्या सोचा था, और जब परिणाम आए तो क्या कई बार हो चुका है बेटा ऐसा, एग्जिट पोल कई बार गलत हो जाता गलत है। हो चुका है। हम्म, मुझे तो वही लगा सबसे ज़्यादा शॉकिंग। है ना, क्योंकि एग्जिट पोल भी बेटा एक तरह का जुआ ही है ना। कुछ लोगों से हमने पूछ लिया, और फिर क्या समीकरण बन गए लास्ट तक आप बता नहीं सकते। आइडिया तो ठीक भी होता कई बार लेकिन गलत। जो ये बोलते हैं एग्जिट पोल फर्जी है, ये भी है, सच है क्या इसमें? हाँ, फर्जी बता किसने बेटा। अब एग्जिट पोल मैं करने आया हूँ कुल्लू में, अब हर बंदे को थोड़ी पूछ, टाइम नहीं मेरे पास। मैं देखूंगा अलग वैली के 20 बंदे पकड़ लिए, अपर वैली के 20 पकड़ लिए, इस तरह से। अब दुर्भाग्य की बात है, हो सकता है 20 जो पकड़े वो कांग्रेस के ही थे, बीजेपी के ही थे। सैंपल लेते ना हम, कई बार उसमें धोखा हो जाता है। पर 10 में से मेरे कहता 5-6 बार तो ठीक भी होता है, 8 बार ठीक भी होता है, 1-2 बार रेयर केस था, है ना। अच्छा, आप बताओ, आप क्या बोलना चाहते हैं इस चुनाव में? कोई विशेष स्टडी किया आपने और अभी करना चाहते हो? और यस सर, इसमें सर ऐसा है कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी सर मेन दो पार्टीज है जो कि हाँ। मतलब, पर सर इसमें यही है कि बीजेपी को मतलब पूर्ण बहुमत नहीं भी मिला हो, पर फिर भी उनको काफ़ी वोट मिले, जैसे 291 वोट। हाँ, strong है ना यस वो। स्ट्रॉन्ग है, NDA तो अपोजिशन भी सर इस बार स्ट्रॉन्ग है, मतलब उतना वीक नहीं है, तो मतलब दोनों में सही रहेगा सर। ठीक डेमोक्रेसी मुकाबला के लिए होगा। जो ठीक होगा। यस क्या सर, जो बात है। लोकसभा के जो मेंबर्स सरकार हैं फिर निरंकुश नहीं बनेगी। यस अच्छा, सर। चलो आपसे पूछता, आप इकोनॉमिक्स की, क्या अब जो सरकार बनेगी नहीं, जिसकी भी बीजेपी की बन रही है, अगर क्या वो इकोनॉमिक रिफॉर्म की पॉलिसी अपना पाएंगे जैसे मोदी ने पहले अपनाई थी, या कहीं उनके जो गठबंधन के मित्र हैं उनको रोकेंगे तो नहीं? अब रोकेंगे तो क्या, पर मतलब से जितना उनसे हो पाएगा मे भी वो कर सकते हैं अपना ना। लेकिन मुझे लगता है कुछ हद तक कुछ हद तक है ना, क्योंकि विशेषकर जेडीयू में थोड़ी सी समाजवादी सोच पाई जाती है कि भाई रेल को प्राइवेटाइज मत करो, इसको प्राइवेटाइज मत करो, है ना, थोड़ी दिक्कतें आने अगर वाली। वो उनको ऐसे रोकेंगे तब उनमें मतलब मतभेद भी हो सकते हैं। हाँ, बढ़ेंगे। पर ये टीडीपी इस मामले में थोड़ी प्रो मार्केट है। टीडीपी वहाँ से ना, इससे हैदराबाद से है। हाँ, तो उनको पता है, वो पूंजीवाद के समर्थन में है। पर जेडीयू से दिक्कत आ सकती है। पर जेडीयू के समर्थन में एक पॉजिटिव बात है कि अभी बिहार के चुनाव होने, और बिहार के चुनाव में बीजेपी चाहिए उनको। हो सकता है बीजेपी अच्छी सीटें लाए तो उनकी बिहार की सरकार फिर बीजेपी के हाथ में आएगी, तो ये अभी देखना बाकी है। पर छोड़ सकता है कोई तो नीतीश कुमार सबसे पहले हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद है उनके बीच में, माने ना और माने। उनका छोड़ने का इतिहास भी रहा है। हाँ, नहीं चलो, ऐसा तो क्यों बोले हम? नहीं, वैचारिक मतभेद भी रहा है, इतिहास से क्या बात करें। नहीं, अच्छा चलो, मैं आपसे अनुरोध करूँगा, आप सब अभी भी अखबारों में जो इन चुनावों के जो एनालिसिस आ रहे हैं ना, उनको पढ़ते रहें, ताकि आपको एक आइडिया लगे, और नेक्स्ट चुनाव फिर आप और बेटर स्टडी कर सकते हैं। नहीं, चलो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आप सबका।